नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक प्यार भरा सा लाइक दे दीजिए। चलिए, आज अध्याय 1 जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसका जो है कहानी और लेखक परिचय पूरा अच्छा तरह से हम करा दिए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अध्याय जो है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे, सर आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम विक्रम है और हम कटिहार के बिहार जिला से रहने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आपको याद रखना है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। अभी भी लोग जातिवाद को अच्छा मानते हैं। यानी अभी भी जो है ना, लेखक कहता है कि दुख की बात, विडंबना मतलब होता है दुख। दुख की बात यह है कि अभी भी जो है ना, जातिवाद जो है, जातिवाद का मतलब बुराई करने वाला कमी नहीं है। अभी भी जो है लोग जातिवाद यानी एक जात दूसरे जात का बुराई करता है तो उसको अच्छा मानते हैं, ठीक ना। लेखक के अनुसार यही विडंबना की बात है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो आपको याद रखना है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। यानी कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी कोई भी कार्य करना है तो उसमें जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानेंगे और कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यानी जो जात है वही जाति के अनुसार काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। समझें, ये जो है ये तर्क देता है जातिवाद के पोषक, उसमें यह तर्क देता है कोई भी कार्य जो है जाति के अनुसार करना चाहिए, ठीक ना। ये कह रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्तियां ये है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, जो सभ्य समाज के अनुसार सही विभाजन नहीं है। यानी कि जाति प्रथा जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो जो है जात को जाति विभाजन तो कर ही रहा है, लेकिन एक लोग का जो दूसरे लोगों के प्रति एकता, जो प्यार प्रेम भाव है, वो भी अलग हो रहा है। इसीलिए जो है जातिवाद के लिए एक प्रमुख आपत्तियां हैं, ठीक ना। चलिए, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। यानी स्वाभाविक नहीं है श्रम विभाजन, क्योंकि यह श्रमिकों का विभाजन ही नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंच नीच दिखा जाता है। बोलता है अरे तुम यह जात से हो, वो जात से हो, जो विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इसी कारणों से भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, ठीक ना। क्योंकि भारतीय समाज में जातिवाद जो है ना, जातिवाद अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि ये जो है ना, जातिवाद के साथ साथ श्रम विभाजन तो करता ही है। श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि ये जातिवाद के साथ साथ दूसरे को ऊंच नीच दिखा देता है, इसीलिए ये स्वाभाविक रूप नहीं है, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका उत्तर लिखना है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देता है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। यानी कि जो आपके पूर्वज जो कार्य नहीं किया वो चुनने की अनुमति जो है नहीं देता है। यानी कि हम अपना पूर्वज का कार्य को छोड़कर दूसरा काम करें। जैसे मेरा पूर्वज जो है लकड़ी वाला काम करता था, हमें लकड़ी वाला काम पसंद नहीं था, हम दूसरा काम करें। यहाँ गर्भ में ही जो है अपना पैसा, जो पिता के पैसा के अनुसार उसका मतलब पैसा तय कर दिया जाता है। क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है उन्हीं जाति के अनुसार कार्य करता है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। यानी जिस जात में जन्म लेता है उसी जात का कार्य को करता है, जिसके कारण जो है बेरोजगारी दूर नहीं होता है। क्योंकि एक नाई है, कोई जात का नाई है, सब नाइये वाला काम करेगा,
तो बेरोजगारी बढ़ेगा, क्योंकि सब नाई वाला काम करेगा तो आदमी की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो यही कारण है कि हम लोग जो है अपना पूर्वज के अनुसार जो काम करते हैं, काम को नहीं बदलते हैं, पूर्वज जो काम करते आए वही काम को करते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बना ही रहता है, बेरोजगारी दूर नहीं होता है। यही कारण, प्रमुख कारण है, यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के कारण है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? याद रखिएगा, लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है। यानी जिसमें जो गुण होता है, स्वभाव होता है, यानी जो गुण होता है उसके अनुसार से जो है क्या करता है, जो है जाति प्रथा चुनने को नहीं देता है। इसीलिए गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है, ठीक ना। जिसके अंदर जो कला है वो काम अगर करता है तो लोग एक दो लोग दूसरे लोग को बुराई करता है, ये वो दूसरा जात का काम करता है, तो यही कारण है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा आंसर? इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे पहली है, प्रमुख है, ठीक ना। यानी कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलू, यानी बहुत सारा पहलू लिया है। जैसे मान के चलिए जातिवाद है, का एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाता है कामों में, ठीक ना, जात के अनुसार काम करवाता है, यानी अनेक पहलुओं से। लेकिन जाति प्रथा जो है ये सबसे प्रमुख जो है मतलब जाति प्रथा के अनुसार आर्थिक और रचनात्मक सबसे प्रमुख पहलू है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस अध्याय का। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को आवश्यक माना है? तो याद रखिएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है। यानी कि सच्चे लोकतंत्र का जो है स्थापना के लिए लेखक क्या कहते हैं कि रिश्ता कैसा होना चाहिए, मतलब भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी की तरह, ठीक ना। चलिए आज ये अध्याय ख़त्म हो गया। आप लोग अच्छा तरह से 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगर आप लोग को PDF लेना है तो PDF जो है एक भी हम जो है रुपीस नहीं ले, फ्री में आप लोग को PDF देंगे, समझें। आप लोग जो है 96 93 94 96 00 पर मैसेज कीजिए। हम सभी विषय का जो है आप लोग को PDF देंगे, ठीक ना, नोट्स देंगे। कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। और आप लोग चैनल पर बने रहिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।